हेलो दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। आज हम हिंदू लॉ के दो मेंस के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहला कौन सा है? एन्यूमरेट द रूल्स फ्रेम्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑन इंटर कंट्री अडॉप्शन। एक इंट्रा कंट्री होती है, कंट्री के अंदर इंट्रा, और दूसरा होता है इंटर कंट्री, दो कंट्रीज़ के बीच में अडॉप्शन ऑफ अ चाइल्ड, कि भाई किस तरह से दो कंट्रीज़ के बीच में एक बच्चे को हम अडॉप्ट कर सकते हैं। और हिंदू लॉ है, इंडिया का लॉ है, मतलब बेसिकली इंडिया से कैसे बच्चा कोई भी अडॉप्ट हो सकता है बाहर कंट्री में रहते हुए लोगों के द्वारा। दूसरा क्वेश्चन क्या है? डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। सेक्शन 9 रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी कि ये जो आपका सेक्शन है ये सही है, हमारे फंडामेंटल राइट्स को सपोर्ट करता है, उसके दायरे में है या उससे बाहर होते हैं। तो ये दो क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इंटर कंट्री कैन बी डिफाइंड एज अ अडॉप्शन ऑफ अ चाइल्ड बाय पेरेंट्स ऑफ अनदर कंट्री, मतलब फॉरेन पीपल, बाहर में रहते हुए लोगों ने अगर कोई भी अडॉप्शन किया है एक बच्चे का। दो इंटर कंट्री अडॉप्शन लीड्स टू मिसयूज और इल यूज ऑफ चिल्ड्रन। बेसिकली कभी कभी क्या होता है कि इंटर कंट्री में बहुत ज़्यादा डर होता है, कहीं बच्चा वहाँ पर लेके जाके वो एज सर्वेंट ना यूज़ कर लें, उसका इल यूज़ ना कर लें। ये एक डर होता है, क्योंकि अगर इंडिया में है तो लॉज हैं, आप देख सकते हो, एक चेक रख सकते हो। जब कंट्री से बच्चा बाहर चला गया उस पर कैसे ध्यान रखेंगे। कभी कभी ये ट्रैफिकिंग ऑफ चिल्ड्रन के लिए भी होता है। तो इन केसेस में इंटर कंट्री अडॉप्शन में स्पेशल केयर लेने की ज़रूरत होती है। पहले इंडिया में हमारे कोई भी लॉ नहीं था, तो एक लैंडमार्क जजमेंट आई, वो है आपका लक्ष्मीकांत पांडे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस जजमेंट के बारे में आपको ज़रूर लिखना है अपने मेंस के पेपर में, ये याद करनी है जजमेंट। अगर आप इस जजमेंट को नहीं लिखेंगे तो शायद ही टीचर आपको मार्क्स देगा। अडॉप्शन के लिए, इंटर कंट्री अडॉप्शन में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जजमेंट है। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ प्रिंसिपल्स ले डाउन किए, जैसे कि अगर इंटर कंट्री अडॉप्शन हो रहा है तो ग्रेट केयर, मतलब बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। वेलफेयर एंड इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड शुड बी गिवन। कहीं पे भी इंटरेस्ट हो, ये वाली लाइन आप चिपका सकते हैं, वेलफेयर एंड इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड शुड बी गिवन प्राइम इंपॉर्टेंस। और फैक्ट भी है ये, अगर आप बच्चा अडॉप्ट कर रहे हैं या अडॉप्शन में दे रहे हैं तो उस बच्चे का भले के लिए ही उसे आप अडॉप्ट करवा सकते हैं। फिर क्या गाइडलाइंस थी कि जो भी एप्लीकेशन होएगी अगर किसी फॉरेनर से जो डिज़ायर करता है एक बच्चा अडॉप्ट करना, वो स्पॉन्सर्ड होनी चाहिए बाय अ सोशल और चाइल्ड वेलफेयर एजेंसी, जो कि रिकॉग्नाइज्ड होएगी बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री जिसमें वो फॉरेनर आपका रेजिडेंट है। अगर चाइल्ड दे रहे हैं तो कोशिश की जाए कि वो बच्चा 3 साल से कम का हो। बड़ा भी हो तो अडॉप्शन में कोई बुराई नहीं है, लेकिन 3 साल से कम हो। अब क्या है, अगर आप याद करने की कोशिश करो, क्या आपको बातें याद हैं कि आपको 3 साल से पहले की, कि मैं कैसे खेलता था या खेलती थी, क्या करते थे क्या नहीं होती बातें याद। तो अगर 3 साल अप टू 3 ईयर्स का बच्चा अडॉप्ट हो जाता है ना, तो वो ईजिली अडेप्ट हो सकता है अपनी अडॉप्टिव फैमिली में। तो इसलिए उसका ध्यान रखते हुए कोशिश ये रहे कि भाई 3 साल तक बच्चा अडॉप्ट हो जाए। जैसे कि कोई भी स्टैट्यूटरी इनैक्टमेंट नहीं थी हमारी कंट्री में, तो जो भी प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे इस पर वो हैं गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट 1890 फॉर द पर्पस ऑफ अडॉप्शन। अब जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन 2015 आ गया, जिसमें एक प्रोविजन बनाया गया कारा, सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। इस बेसिकली अथॉरिटी का क्या काम है कि ना, ये जो भी अडॉप्शंस होती हैं ये उसका ध्यान रखता है, इंट्रा और इंटर कंट्री अडॉप्शंस। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रोविज़न बनाया गया है आपके जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसी को ध्यान में रखते हुए कि बच्चों की जो वेलफेयर है और उनका जो भी केयर हो प्रॉपर तरीके से हो सके, इस वजह से ये अथॉरिटी बनाई गई। सेटअप अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, अब एक ये बहुत ज़्यादा लेटेस्ट हाई कोर्ट की जजमेंट है, ये जस्मीन कौर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2020। इसमें क्या है, पेटिशनर का नाम, मतलब माइनर चाइल्ड ने जसमीर कौर, जो कि बॉर्न हुआ था 2017 में, हुई थी, कौर है तो हुई थी, टू हर नेचुरल पेरेंट्स मिस्टर मनोहर लाल एंड मिसिस ज्ञान कौर, ये इसके नेचुरल पेरेंट्स थे।
मिसिस बलबीर कौर जो कि एक NRI है, UK सिटीज़न है, जो कि मिस्टर परमजीत सिंह की वाइफ है और परमानेंट रेजिडेंट है UK की, और वो जस्मीन कौर की मम्मी की बहन है। अब इन्होंने क्या किया कि उन्होंने वो बच्चा अडॉप्ट कर लिया एज पर सिख राइट्स एंड सेरेमनीज एट द गुरुद्वारा इन जलंधर, और अडॉप्शन सर्टिफिकेट भी मिल गया। ठीक है, आपके किसके अंडर द हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, उसके ऊपर एक रजिस्टर्ड अडॉप्शन डीड भी एग्जीक्यूट करी गई आपकी 2018 में। ठीक है, बेसिकली बाहर से लोग आए, उस बच्चे की मम्मी की बहन थी, बच्चा उन्होंने अडॉप्ट कर लिया एज पर सिख राइट्स, और जो भी अडॉप्शन के प्रोसीजर थे वो कंप्लीट किया गया एज पर हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। अब अडॉप्ट हो गया, नया बर्थ सर्टिफिकेट भी इशू हो गया। अब पेटिशनर ने, जस्मीन कौर ने अप्लाई किया पासपोर्ट के लिए, लेकिन पासपोर्ट अथॉरिटी ने उसका पासपोर्ट रिफ्यूज़ कर दिया इस ग्राउंड पे कि आप NOC नहीं लाए फ्रॉम सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, कारा, अभी जो हमने देखा जुवेनाइल जस्टिस वाला। तो फिर इन्होंने केस डाला कि भाई NOC की रिक्वायरमेंट को खारिज किया जाए और हमें पासपोर्ट इशू किया जाए। अब कोर्ट ने क्या हेल्ड किया कि भाई जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो बनाया गया था वो बेसिकली प्रोटेक्शन और एम्पावरमेंट ऑफ चिल्ड्रन का था, जो कि आपके अबेंडेंड, सरेंडर्ड और ऑर्फन थे। फिर ये कहता है कि जो भी आपकी अडॉप्शन वैलिड है अंदर HAMA, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के अंडर, उनको आप रिवोक नहीं कर सकते। नहीं तो इस एक्ट का पर्पस ही क्या रहा कि भाई आपने जो भी राइट्स थे इस एक्ट के हिसाब से आपने पूरे कर दिए, तो ये एक्ट भी तो अपने आप में वैलिड है। तो ये कहता है कि इन केसेस में मैंडेटरी नहीं है जुवेनाइल एक्ट ऑफ 2015 को इन्वोक करने की। तो बेसिकली जहाँ पर डायरेक्ट अडॉप्शन हो रही है और आपकी अडॉप्शन हो रही है एज पर HAMA, तो उन केसेस में 2015 के एक्ट को इन्वोक करने की ज़रूरत नहीं है। 10 कोर्ट ने डायरेक्ट किया CARA आपकी कारा को कि वो NOC इशू कर दे अडॉप्टिव पेरेंट्स को 2 हफ्तों के अंदर, और फिर पासपोर्ट अथॉरिटी को इशू कर दिया कि भाई आप जो है पासपोर्ट 2 हफ्ते के अंदर इस बच्चे को दे दीजिए। ठीक है, अब ये आपका सारा लॉ जो है कंप्लीट हो चुका है। जैसे ना कि इंटर कंट्री अडॉप्शन, पहले एक जजमेंट आया, फिर उन्होंने जुवेनाइल एक्ट में भी डाल दिया कि किस तरह से एक बच्चा जो है अडॉप्ट हो सकता है। लाइन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि भाई बच्चे का वेलफेयर एंड इंटरेस्ट को प्राइम इम्पोर्टेंस आपने देना है। फिर अब आपका क्वेश्चन आता है, डिस्कस द रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स विद द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द सेम। अब आपका RCR क्या होता है कि भाई या तो हस्बैंड या ही वाइफ ने विदाउट किसी रीज़न के विड्रॉ कर लिया फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ द अदर। ठीक है, इन केसेस में जो इनिशियल बर्डन होगा एज पर एक्सप्लेनेशन वो है पेटिशनर पे कि वो प्रूव करे कि रिस्पोंडेंट ने विड्रॉ किया है, और अगर एक बार उसने ये प्रूव कर दिया कि उसने विड्रॉ किया है तो रिस्पोंडेंट को प्रूव करना होगा कि भाई रीजनेबल एक्सक्यूज़ था, उसके तहत मैंने उसकी कंपनी से अपने आप को विड्रॉ किया। ठीक है, बेसिकली जो आपका RCR बनाया गया है वो इसी बेसिस पे है कि दोनों हस्बैंड एंड वाइफ को एक दूसरे की कंपनी का हक होता है। Restitution of conjugal rights provides a right to the spouse to call the other spouse back to live with him or her again, कि भाई दोबारा एक तरह से ये राइट देता है एक स्पाउस को कि दूसरे स्पाउस को अपने पास बुलाने का, कि भाई एक शादी हम लोग इसीलिए करते हैं ताकि हम साथ रह सकें, अगर हम साथ ही नहीं रह सकेंगे तो शादी का क्या पर्पस। तो एक ऑप्शन डाली गई RCR की कि आप अपने हस्बैंड या वाइफ को बुला सकते हैं। दिस राइट हैज़ ऑलवेज बीन अ कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक, लेकिन ये कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है। अब आपको लग रहा होगा कॉन्ट्रोवर्सी किस बात की, क्योंकि ऐसा माना जा सकता है या लग सकता है कि ये जो राइट है आपका RCR का violates the right to privacy as guaranteed by the Constitution of India, कि by forcing him or her to live with the other spouse, कि भाई उसकी प्राइवेसी में आप इंट्रूड कर रहे हो और उसको फोर्सफुली अपने साथ रहने के लिए मजबूर कर रहे हो कोर्ट की डायरेक्शन लेके, तो ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को इन्फ्रिंज कर रहा है, उसके जो राइट्स उसने प्रोवाइड किए। आपके राइट टू प्राइवेसी कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है,
किस आर्टिकल में इंटरप्रिटेशन हुई है, ये आपका होमवर्क है, आपको देखना है। इन द केस ऑफ तीरथ कौर वर्सेस कृपाल सिंह, जो वाइफ थी वो कहीं और जॉब कर रही थी, ठीक है, अभी तक अच्छा चल रहा था, वो भी पैसे अपने हस्बैंड को भी दे देती थी, सारी चीज़ें। हस्बैंड ने और पैसे मांगे होंगे, उसने नहीं सपोर्ट किया होगा। अब हस्बैंड जो है नाराज़ होकर उसने बोला अपनी वाइफ को कि भाई तुम जॉब छोड़ दो और मेरे पास आओ। वाइफ कहती मैं तो जॉब नहीं छोड़ रही। हस्बैंड ने RCR का अंडर सेक्शन 9 ऑफ HM में फाइल कर दिया केस कि भाई इसको वापस लाया जाए। अब जो हाई कोर्ट था उसने क्या हेल्ड किया कि फॉरमोस्ट ड्यूटी जो आपकी वाइफ की है वो अपने हस्बैंड को सबमिट करने की है और उसी के साथ एक छत के नीचे रहने की, अंडर द सेम रूफ विद हिज प्रोटेक्शन। और कोई भी रूल नहीं एक बीवी को अपने पति से दूर रहने के लिए अलाउ करता है, ठीक है, मतलब एक बीवी को अपने पति से दूर नहीं रह सकती, कुछ कोई भी चीज़, इस चीज़ को हम फेवर नहीं करते। दस द रिफ्यूज़ल ऑफ द वाइफ टू लीव हर जॉब अमाउंट्स टू विड्रॉल फ्रॉम द सोसाइटी। तो जो वाइफ ने मना किया कि मैं तुम्हारे पास नहीं आ रही हूँ, वो विड्रॉल हो गया फ्रॉम द सोसाइटी। आज के एरा में क्या ये चीज़ चल सकती है? हम 2021 की बातें कर रहे हैं। बहुत लोग अपनी जॉब्स के लिए, हर चीज़ों के लिए, को भी आउट ऑफ इंडिया भी रह रहे हैं, इंडिया में भी रह रहे हैं, सारी चीज़ें हैं, तो वो विड्रॉल फ्रॉम द सोसाइटी तो नहीं होती। फ़ोन्स हैं, व्हाट्सएप है, आप कितनी सारी बातें कर सकते हो एक दूसरे के साथ, फ्लाइट पकड़ के आ भी सकते हो, तो विड्रॉल फ्रॉम द सोसाइटी है या नहीं है? इन द केस ऑफ टी सरिता वर्सेस टी वेंकटा सुबैया, जो हाई कोर्ट था उसने क्लियर किया कि जो सेक्शन 9 है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि वो राइट टू प्राइवेसी एंड ह्यूमन डिग्निटी जो आपके आर्टिकल 21 में दिया हुआ है उसको इन्फ्रिंज करता है। आंसर आपका यहीं पर आ गया, जो मैंने आपको पीछे होमवर्क दिया था कि आर्टिकल 21 में आपका राइट टू प्राइवेसी आता है। इट वॉज ऑब्जर्व दैट सेक्शन 9 इज द ग्रॉसेस्ट फॉर्म ऑफ वायोलेशन ऑफ द ह्यूमन ऑफ द राइट टू प्राइवेसी, कि ये आपके राइट टू प्राइवेसी के राइट को वायलेट कर रहा है। बेसिकली किसी को फोर्स कर रहा है टू हैव सेक्शुअल रिलेशनशिप with his or her husband. It was even observed that section 9 is not promoting any public purpose, rather violative of right to equality under article 14। बल्कि कोई पर्पस नहीं सॉल्व कर रहा है ये, बल्कि राइट टू इक्वालिटी के राइट को इन्फ्रिंज कर रहा है ये। तो कौन कौन सा आपका राइट हो गया इन्फ्रिंज? 14 हो गया, 21 हो गया। फिर सुप्रीम कोर्ट की अब एक डिसीजन आया सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन में। इसने बोला द राइट ऑफ द हस्बैंड और द वाइफ टू द सोसाइटी ऑफ द अदर इज नॉट मेयरली अ क्रीचर ऑफ द स्टैट्यूट। ये जो राइट है आपका इनहेरेंट है। बेसिकली एक दूसरे की कंपनी होना मैरिज का बेस है, एक साथ रहना ही मैरिज का बेस है। द रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट सर्व्स अ सोशल पर्पस, कि भाई ये जो आपका सेक्शन है RCR सेक्शन 9, ये एक सोशल पर्पस सॉल्व करता है कि भाई किसी भी तरह से शादी टूट ना जाए। हमारे हिंदुस्तान में माना जाता है कि भाई भगवान ने बनाई है तो ये शादियाँ टूट ही नहीं सकती। तो ये जो राइट्स हैं आपके इज़ नॉट अगेंस्ट आर्टिकल्स 14, 19 एंड 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि ये आपका वायलेट नहीं करते। It cannot be said that the restitution of conjugal rights violate Article 14 and 21 of the Constitution। इसका बेसिकली यही पर्पस है कि दोनों पार्टीज़ एक दूसरे के साथ रहें, गुड मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप बना के रखें और सोसाइटी को बिखरने से, टूटने से हम बचा सकें। तो थैंक यू गाइज। इसी के साथ हमारे ये दोनों क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच।